कल हम लोग गॉस थ्योरम के बारे में पढ़े थे। आज फिर से आप सबका वेलकम, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस प्रमेय कैसे सिद्ध होता है, फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कैसे आता है, आज सिद्ध करेंगे। सिद्ध करते बोर्ड पर देखिए, आपको सिद्ध कर देना है फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन, ये सिद्ध कर। इसे सिद्ध करने के लिए पिक्चर बनाते हैं, फोटो लिखिए। माना कि यह एक बंद पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल क्या है, S है। इसका केंद्र क्या है, O है। यहाँ पर रखा हुआ आवेश क्या है, O आवेश Q। इसे O से R दूरी पर स्थित यहाँ एक बिंदु है, इसका नाम है बिंदु P, और इसका अल्पांश भाग क्या है, ये देखिए, ये अल्पांश भाग है, स्मॉल एरिया एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा इंटेंसिटी क्या, E, और मैंने ये अल्पांश भाग जो है क्या है, वो है वेक्टर ds। तो माना कि एक बंद गोलीय सतह S है जिसके केंद्र पर रखा हुआ आवेश Q है। केंद्र O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर उत्पन्न इंटेंसिटी वेक्टर E है। इसका स्मॉल एरिया एलिमेंट्स वेक्टर ds है, और लगने वाला बल जो है वो क्या है, O से P की ओर है। तो इसे इंटेंसिटी की दिशा है वेक्टर कैप R, क्या है, कैप R। कैप R जो है यह लगने वाले बल की दिशा का निरूपण करता है, अर्थात लगने वाला बल जो है O से P की ओर है, तो उसके लिए कैप R जो है वेक्टर E की दिशा है। एक क्लियर हो गया। फिर से बोलते हैं, सुनिए खूब ध्यान से, पिक्चर देखिए बोर्ड पर, सुनिएगा। माना कि एक बंद गोलीय सतह S है जिसे केंद्र पर रखा हुआ आवेश Q है। O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर उत्पन्न इंटेंसिटी वेक्टर E है जिसकी दिशा कैप R है। यहाँ अल्पांश एरिया वेक्टर ds है जिसकी दिशा क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कैप m है। क्या है, कैप m है, जिसकी दिशा E के ही दिशा में है। तो कैप m जो है वह अल्पांश क्षेत्रफल वेक्टर ds की दिशा को निरूपित करता है, अब वेक्टर r जो है ये वेक्टर E की दिशा को निरूपित करता है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इस पिक्चर की सहायता से सिद्ध कर देना है कि हाउ कैन वी रिप्रेजेंट फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो पहले इस पिक्चर को बनाइए और उस पर लिखिए, माना कि बोर्ड पर देखिए, माना कि एक बंद गोलीय सतह S है जिसके केंद्र पर रखा आवेश Q है। केंद्र O से R दूरी पर
स्थित बिंदु P पर उत्पन्न क्षेत्र तीव्रता वेक्टर E है एवं अल्पांश क्षेत्रफल वेक्टर ds है। माना कि एक बंद गोलीय सतह S है जिसके केंद्र पर रखा हुआ आवेश Q है, केंद्र O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर उत्पन्न क्षेत्रफल वेक्टर E है एवं अल्पांश क्षेत्रफल क्या वेक्टर ds है। तो इसीलिए स्मॉल एरिया elements पर उत्पन्न फ्लक्स, इसीलिए स्मॉल एरिया एलिमेंट्स पर उत्पन्न फ्लक्स अर्थात इस अल्पांश क्षेत्रफल पर उत्पन्न फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, तो फ्लक्स का मान हो जाएगा, अल्पांश है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा डी फाई हो जाएगा। तो डी फाई बराबर, पहले इंटेंसिटी निकाल लेते हैं उसके बाद फ्लक्स निकालेंगे। एक मिनट तो देखिएगा, पहले इंटेंसिटी निकालिए। अतः बिंदु P पर उत्पन्न अतः बिंदु P पर उत्पन्न वेक्टर E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर इंटू R। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़े, इसीलिए बिंदु P पर उत्पन्न इंटेंसिटी क्या हुई, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर इनटू R कैप, यह इंटेंसिटी की दिशा है। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अतः इसीलिए स्मॉल एरिया इलेमेंट की पर उत्पन्न इलेक्ट्रिक फ्लक्स हाई बराबर क्या हो जाएगा, हाई बराबर हो जाएगा वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। तो बिंदु P पर उत्पन्न क्षेत्र तीव्रता वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर इनटू R कैप, इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। अब स्मॉल एरिया एलिमेंट पर उत्पन्न इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है हमको, डी फाई हो जाएगा। स्मॉल एरिया एलिमेंट्स ds है तो फाई क्या हो जाएगा डी फाई
डी फाई बराबर ई डॉट डी एस, हमने पढ़ा है फ्लक्स में। अब ई का मान इक्वेशन 1 से बोलिए वहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप इंटू वेक्टर हो जाएगा। डी फाइव के ऊपर डी फाइव, ई के ऊपर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप और डी से ऊपर डी एस। आगे बढ़िए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप इंटू वेक्टर डीएस को हटा देंगे तो वेक्टर डीएस की दिशा क्या है एन कैप और डीएस से अब वेक्टर साइन हट जाएगा, क्योंकि वेक्टर डीएस की जो दिशा है यह जो है अब क्या हो गया, इसके जब एन कैप हो गया तो अब यहाँ डायरेक्शन का कोई काम नहीं है, क्योंकि अब इस डायरेक्शन जब एन कैप हो गया है तब आप डायरेक्शन दोबारा यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये आर कैप हो गया वेक्टर ई की दिशा, एन कैप हो गया यह अल्पांश एरिया की दिशा। तो आप पढ़ाई जानते हैं दोनों समान एकांक सदिश है, क्योंकि दोनों का में दिशा निरूपण करना दोनों एकांक सदिश है। तो आप याद कीजिए फर्स्ट में आपको पढ़ा है कैप आर डॉट कैप एन इज इक्वल टू कितना होता है, कैप आई डॉट कैप आई बराबर 1 होता है ना। तो ये भी दोनों एकांक है, ये भले n है लेकिन दोनों समान सदिश है, दोनों एकांक सदिश। तो कैप आर डॉट कैप एन बराबर कितना होगा 1, ये रहा आपका। तो यहाँ से इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसीलिए डी फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डीएस। ये रहा आपका इस अल्पांश क्षेत्रफल पर उत्पन्न फ्लक्स का मान डी फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डीएस। और इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया, 1 में गुना होता इतना ही होगा, तो इसका मान हो गया 1, यहाँ से ये गायब हो गया, ये हो गया डी फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डीएस। आगे बढ़िए। अब आप निकाल लिए हो कि इतना ही पर उत्पन्न डी फाई का मान निकल गया है, वहां पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इनटू डीएस। हमको निकाला इस संपूर्ण गोलीय सतह पर फ्लक्स का मान। संपूर्ण गोलीय सतह पर फ्लक्स का मान क्या होता है जानते हैं, अतः इसीलिए टोटल फ्लक्स ओवर क्या है, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। अब जानते हैं इसमें गॉस का प्रमेय जब लागू हो गया है तो यह गोलीय सतह क्या कहलाएगा, गॉसियन सरफेस। तो इसे लिखे इसलिए टोटल फ्लक्स ओवर गॉसियन सरफेस, हिंदी में लगाता है संपूर्ण सतह पर कुल फ्लक्स का मान। तो यह निकला है आंशिक रूप से फ्लक्स का मान डी फाई। हमको संपूर्ण सतह पर निकालना है, यहाँ डी फाई बस इतना ही, अल्पांश एरिया में उत्पन्न फ्लक्स का मान हमको निकालना। संपूर्ण सतह पर फ्लक्स का मान क्या होगा, तो संपूर्ण सतह पर फ्लक्स मान निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे। तो दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन कीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई, एक काम कीजिए कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन लीजिए कांस्टेंट, तो बाहर निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ क्यू भी बाहर निकलेगा, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, यहाँ अंदर बचेगा क्या, बोर्ड पर देखिए बाहर निकल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। यह इंटेंसिटी कांस्टेंट बाहर निकल गया, अंदर बच गया डीएस।
अब dx का इंटीग्रेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा s, इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर x फॉर्मूला होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर s, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ s के जगह पर केवल s। तो s क्या है, इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो s क्या है, ये हो गया आपका, इसीलिए फाई बराबर 1/4 पाई डी फाई का इंटीग्रेशन खाली फाई हो जाएगा। अब पढ़ाया जाती है इंटीग्रेशन ऑफ dx का इंटीग्रेशन x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई का इंटीग्रेशन खाली फाई, तो केवल फाई आ गया, तो फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर इनटू s। s क्या है, तो गोले का पृष्ठीय सरफेस एरिया है, तो गोला का, इसीलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है s होता है, s बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 पाई r स्क्वायर यहाँ पर रखेंगे, जो जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर, अब s जब क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, इस s के जब पर गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 पाई r स्क्वायर हो गया, तो 4 पाई यहाँ पर s जब पर 4 पाई r स्क्वायर, अब कटने वाला काटिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया यहाँ पर, इसीलिए फाई बराबर q बाई एप्सिलॉन और ये रहा आपका गॉस का प्रमेय, यही सिद्ध करना था कि फाई बराबर q बाई एप्सिलॉन नॉट कैसे आता है, तो ये रहेगा आपका आंसर। इसको छापिए, एक बार इसको और समझा देते हैं, इसको देखिए, पहले इसको लिखिए उसके बाद समझा देते हैं, जल्दी लिखिए। देखिए एक बार और समझिए, इसको समझाते हैं। माना कि एक बंद गोलीय सतह ऐसा है जिसके केंद्र पर रखा हुआ आवेश q है, केंद्र O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर उत्पन्न इंटेंसिटी वेक्टर E है, इसका स्मॉल एरिया एलिमेंट्स वेक्टर ds है, कैप r इस इंटेंसिटी की दिशा है, एकांक सदिश है, और कैप n भी एकांक सदिश है जो वेक्टर ds की दिशा को निरूपित करता है। क्लियर? तो वेक्टर E की दिशा निरूपण कौन करेगा, वेक्टर कैप r, और वेक्टर ds की दिशा कौन निरूपित करेगा, वेक्टर कैप n। तो ये रहा आपका दो एकांक सदिश। अब यहाँ बढ़ते हैं, एक मिनट, अतः बिंदु P पर उत्पन्न क्षेत्र तीव्रता क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर इनटू कैप r इसकी दिशा है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब स्मॉल एरिया एलिमेंट पर उत्पन्न इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो d फाई, क्यों d फाई होगा, तो स्मॉल एरिया एलिमेंट्स का ds है, तो इसको उत्पन्न फ्लक्स क्या हो जाएगा d फाई बराबर वेक्टर E डॉट ds। वेक्टर E का मान यहाँ इक्वेशन 1 से यहाँ रख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर इनटू कैप r, और ds के ऊपर वेक्टर ds। आगे बढ़िए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर इनटू कैप r इनटू कैप n, ये इसका दिशा होता है ds का, तो इसके लिए यहाँ पर निरूपण किया गया है एकांक सदिश कैप n, तो इसका दिशा हो गया कैप n, या ds डायरेक्शन गायब हो गया। अब कैप r डॉट कैप n का मान 1 होता है, तो कैप r इनटू कैप n जब 1 हो गया, ये गायब फंक्शन हो गया, तो बच गया d फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर इनटू ds। अब यहाँ आते हैं, अतः इसे टोटल फ्लक्स ओवर गॉसियन सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ d फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ds। ds का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो s होता है, तो यह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर सेम टू सेम है, d फाई का इंटीग्रेशन फाई हो गया, यहाँ s के जगह पर क्या हो गया, ds का इंटीग्रेशन क्या हो गया, s हो गया। तो s क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो गोले का पृष्ठीय s क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर, और यहाँ s के 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा,
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 5 बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट को ही गॉस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। ये रहा आपके गॉस प्रमेय का व्यंजक, उसका प्रूफ, उसका प्रमाण। अब आगे बढ़ते हैं, इसको छाप लिए हैं तो आगे बढ़िए। नेक्स्ट टॉपिक है गॉस प्रमेय के बाद टॉपिक का नाम है छोटा सा है गॉसियन सरफेस। इन्हें बोलते हैं गॉसीय पृष्ठ। गॉसीय पृष्ठ क्या है तो बोलेंगे वह पृष्ठ जिस पर गॉस का प्रमेय लागू होता है वह गॉसियन सरफेस कहलाता है। यह पृष्ठ हमेशा बंद होता है। देखिए वह पृष्ठ वह बंद पृष्ठ, लिखिए वह बंद पृष्ठ जिस पर गॉस का प्रमेय लागू होता है वह गॉसीय पृष्ठ कहलाता है। ये रहा आपका गॉसियन सरफेस क्या है तो वह बंद पृष्ठ जिस पर गॉस का प्रमेय लागू होता है वो गॉसियन सरफेस कहलाता है। आगे बढ़े, ये छोटा सा परिभाषा है, ये एग्जाम में कभी आता है, इसको लिख लीजिए बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका नाम ये इंपॉर्टेंट ऑफ गॉस इंपॉर्टेंस ऑफ गॉस इन्हें बोलते हैं गॉस प्रमेय के महत्व।
इंपॉर्टेंस ऑफ गॉस थ्योरम नेक्स्ट टॉपिक है आज का। हिंदी बोलते हैं गॉस के प्रमेय के महत्व। एग्जाम में कई बार पूछा भी गया कि गॉस के प्रमेय के महत्व को लिखें। तो गॉस के प्रमेय के महत्व हम 5 लिखा देते हैं। एग्जाम में हमेशा 2 आता है, तो आप चाहो तो कोई 2 लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। हम 5 लिखाते हैं ताकि आपके पास नॉलेज हो। 5 में एक आप 2 भूल भी जाते हो तो 2 याद रहेगा तो आप लिख सकते हो, आपको आसान भी रहेगा, आपको पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा भी रहेगा कि हम 5 पढ़े हैं 2 आया है। ठीक है, तो लिखते हैं। पहला इंपॉर्टेंस है, चलेगा, पहला इंपॉर्टेंस लिखेंगे गॉस प्रमेय के महत्व निम्नलिखित है। गॉस प्रमेय के महत्व निम्नलिखित है। पहला महत्व है यह बंद पृष्ठ के लिए बंद पृष्ठ के लिए मान्य है। पहला महत्व क्या है? तो यह बंद पृष्ठ के लिए मान्य है, अर्थात गॉस का प्रमेय तब लागू होगा जब पृष्ठ बंद होगा। तो पृष्ठ बंद है तो गॉस का प्रमेय लागू होगा, पृष्ठ बंद नहीं है तो गॉस का प्रमेय लागू नहीं होगा। दूसरा प्रमेय है गॉस का प्रमेय स्थिर एवं गतिमान आवेश के लिए मान्य है, जबकि कूलम्ब का नियम केवल स्थिर आवेश के लिए मान्य है। ये रहा इंपॉर्टेंस नंबर 2। गॉस का प्रमेय स्थिर एवं गतिमान आवेशों के लिए मान्य है, जबकि कूलम्ब का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए ही मान्य है। इसका तीसरा इंपॉर्टेंस है गॉस का प्रमेय कूलम्ब के नियम के पूरक होता है। गॉस का प्रमेय
कूलम के नियम क्या होते हैं? पूरक होता है, पूरक होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलम के नियम का सत्यापन किया जा सकता है। अर्थात गॉस के प्रमेय, आपको दिखाएंगे लास्ट में, पढ़ना भी है कि गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलम के नियम का सत्यापन करें। तो गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलम का नियम का सत्यापन हो सकता है, क्योंकि गॉस का प्रमेय जो कूलम के नियम क्या होता है? पूरक होता है। इसका चौथा इंपॉर्टेंस है, ऊपर लिखा लिखते हैं, कितना टाइम हुआ? यहाँ लिखते हैं, एक और आ जाएगा, 4 नंबर लिखते हैं यहाँ पर। गॉस के प्रमेय में बंद पृष्ठ के बाद बंद पृष्ठ के बाहर स्थित आवेश का पृष्ठ के अंदर उपस्थित फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता है। यह नियम नंबर 4 है कि बंद पृष्ठ के बाहर स्थित आवेश का पृष्ठ के अंदर उपस्थित फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता है। इसका अर्थ हुआ आवेश अंदर हो तो पृष्ठ में उसका योगदान होगा, अगर आवेश पृष्ठ के बाहर हो तो पृष्ठ के अंदर उपस्थित फ्लक्स में उस आवेश का कोई योगदान नहीं होता है। ये गॉस के प्रमेय के महत्व नंबर 4 है। अब 5 लिखते हैं। पांच नंबर महत्व क्या है? तो 5 नंबर महत्व है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से किसी अनंत लंबाई के आवेशित चालकता अनंत लंबाई के आवेशित चालकता एवं अनंत लंबाई के लंबे आवेशित चादर के कारण
गॉस के प्रमेय की सहायता से किसी अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार एवं अनंत लंबाई के पतले आवेशित यानी पतले आवेशित चादर के कारण क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ज्ञात किया जा सकता है। ये रहा आपका महत्व नंबर 5 कि गॉस प्रमेय की सहायता से किसी अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार एवं अनंत लंबाई के पतले आवेशित चादर के कारण क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ज्ञात किया जा सकता है। ये रहे आपके गॉस के प्रमेय के 5 महत्व। आपके कॉपी में 5 महत्व लिखा चुके हैं, आप लोग इसको देख कर लिख सकते हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंस 2 है, 2 आता है। 2 आने के बाद हम 5 लिखा चुके हैं। अब 5 में जो आपको 2 आए वो लिख सकते हो। ये कल पढ़ाएंगे कैसे आवेशित किसी अनंत लंबाई के लंबे आवेशित चादर के कारण एवं अनंत लंबाई के पतले आवेशित चादर के कारण क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक गॉस प्रमेय की सहायता से कैसे ज्ञात किया जाता है, ये कल बता देंगे। एक दिखाएंगे आपको चालक की, एक मिनट, चालक का तार लेंगे, एक अनंत लंबाई का तार लेंगे और उसके कारण क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करेंगे। एवं पतला चादर लेंगे, उसके कारण गॉस प्रमेय की सहायता से क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो आज इतना ही रहता है, टाइम हो गया। कल इतना बैठकर आप लोग घर पर याद कीजिए, बैठकर उसको प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए, ताकि आप एग्जाम में आए तो आपको लिख लो। और नहीं पढ़ोगे तो उसमें मेरी क्या गलती है। आप बैठ के इसको याद कीजिए। कल आएंगे तो पढ़ाएंगे आपको गॉस के प्रमेय के एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन ही है 5 नंबर से, ये एप्लीकेशन गॉस का कल दिखाएंगे कैसे ज्ञात किया जाता है। कल इसको दिखा देंगे, समझा देंगे और सिद्ध करके दिखा देंगे। और इसको छापिए, बैठ कर याद कीजिए, अपने आप को सुनाइए, या घर पर किसी अपने बड़े को या छोटा हो कोई सुनाइए कि हमको याद नहीं है। आप घर पर बैठ के बार बार प्रैक्टिस कीजिए, अध्ययन कीजिए, ताकि आपको पूरा फिजिक्स कमांड हो जाए, आपका नंबर मैक्सिमम आए। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं कल क्लास में। टाइम हो गया। ऑल द बेस्ट।